स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों 2020 से 30 का दशक पूरी दुनिया और मानवता के लिए कई सारे चैलेंजेस लेके आ रहा है। इसकी शुरुआत हमने 2020 में ही देख ली थी, जब कोविड महामारी से पूरी दुनिया ग्रस्त थी और कई सारे लोगों की अकाल मृत्यु हो गई। इसके बाद रशिया और यूक्रेन की वॉर से पूरी दुनिया में अनेकों तरह के संकट उत्पन्न हुए। एक तरफ वर्ल्ड वॉर का थ्रेट आ रहा था और दूसरी तरफ अलग अलग कमोडिटीज की सप्लाई चेन इंपैक्ट होने से महंगाई का स्तर भी बढ़ गया। अब हमें एक नया थ्रेट देखने को मिल रहा है, जिसमें बेसिकली क्लाइमेट चेंज तो आपको ऑलरेडी पता ही है, लेकिन इसके साथ साथ न्यूक्लियर थ्रेट भी हमें घेरे हुए है। इस बात का हमें पता लगता है एक सीप्री रिपोर्ट से। सीप्री बेसिकली एक थिंक टैंक द्वारा बनाई गई रिपोर्ट है। सीप्री एक थिंक टैंक है और ये अपनी एनुअल फ्लैगशिप रिपोर्ट रिलीज करता है। सीप्री एक्चुअली स्टैंड्स फॉर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो हर साल एक रिपोर्ट निकालता है जिसमें अलग अलग देशों की आर्मामेंट और डिसआर्मामेंट के रिलेटेड असेसमेंट की जाती है। इसी के साथ इंटरनेशनल सिक्योरिटी का क्या सिनारियो है, इसके ऊपर भी कई सारे फैक्ट्स और फिगर ये हमारे सामने प्रेजेंट करता है। रीसेंट रिपोर्ट में कुछ अच्छी बात बताई गई है, लेकिन इस बात को अगर हम डेप्थ में जाके पढ़ेंगे तो कुछ और हमें पता लगेगा। अच्छी बात यह कही गई है कि जो हमारे न्यूक्लियर कैपेबल देश हैं, आप सब जानते हैं दैट देयर आर 9 कंट्रीज, P5+4। P5 बेसिकली यूनाइटेड नेशंस के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, जिसमें यूएस, यूके, चाइना, फ्रांस एंड रशिया ये कंट्रीज आते हैं। इसी के साथ साथ आप सब जानते हैं कि इनके अलावा नॉर्थ कोरिया, इंडिया, पाकिस्तान और इजराइल, इनके पास भी न्यूक्लियर मिसाइल हैं, हालांकि ये परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर नहीं हैं। तो यहां पर देखने को ये मिल रहा है कि अगर हम टोटल इन्वेंट्री की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल हमारी ये इन्वेंट्री, पूरी दुनिया की न्यूक्लियर इन्वेंट्री कम हुई है। पिछले साल ये नंबर लगभग 12,710 था, इस साल ये 12,512 है। तो वी कैन सी अ डाउनफॉल। अब इसी के अंदर सीप्री रिपोर्ट में डिफरेंशिएशन की गई है बिटवीन टोटल इन्वेंट्री एंड स्टॉकपाइल अवेलेबल फॉर यूज। टोटल इन्वेंट्री में वो पुरानी मिसाइल और आर्सेनल भी आ जाते हैं जो काफी ज्यादा ओल्ड हो चुके हैं और उनको डिसमेंटल करने की जरूरत है। जबकि स्टॉकपाइल में वो पर्टिकुलर वॉरहेड्स आते हैं जिसको यूज किया जा सकता है एंड दे आर फुली फंक्शनल। तो यहां पर ये ट्रेंड देखा गया है। अगर हम इस रिपोर्ट को थोड़ा डेप्थ में देखेंगे तो हमें पता लगता है कि हमारा स्टॉकपाइल पूरी दुनिया का इंक्रीज हुआ है। टोटल इन्वेंट्री भले ही घटी हो, लेकिन स्टॉकपाइल इट हैज इंक्रीज, जिसका बेसिकली ये मतलब है कि पुराने हथियारों को हमने डिसमेंटल किया है और जिन हथियारों को हम यूज कर सकते हैं उनका नंबर बढ़ रहा है। यानी कि सभी देश कहीं ना कहीं पोटेंशियल वेपन्स को इंक्रीज कर रहे हैं और ये 86 न्यू न्यूक्लियर वॉरहेड्स हमने ऐड किए हैं अलग अलग कंट्रीज में। अब इन सब में सबसे ज्यादा इंक्रीज और जंप जो देखने को मिलता है वो कौन से कंट्री में देखने को मिलता है? आप सबने सही गेस किया, दैट कंट्री इज चाइना। 350 न्यूक्लियर वॉरहेड से ये 410 पर पहुंच गया, यानी कि सीधा सीधा 50 न्यू न्यूक्लियर वॉरहेड्स इसके पास मौजूद हैं। राइट, तो ये एक चिंता का विषय है। लेकिन हम सब चाइना को हर बार इतना क्रिटिसाइज करते हैं, क्या चाइना अकेला बैड बॉय है? क्या बाकी कंट्रीज अपने न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं बढ़ा रहे? और अगर चाइना बढ़ा रहा है तो बेसिकली वो क्यों बढ़ा रहा है? यही सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है चंदन शर्मा और स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राइट, सो यहां पर देखो दोस्तों, सिर्फ चाइना अकेला बैड बॉय नहीं है। इसमें हर कंट्री कहीं ना कहीं थ्रेटन महसूस कर रहा है और इनसिक्योर महसूस कर रहा है। ठीक है, तो इसमें इंडिया और पाकिस्तान भी चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स के डायनामिक्स को देखते हुए अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को कहीं ना कहीं इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इनकी पेस बहुत ज्यादा नहीं है। राइट, इंडिया को तो जरूरत है भी, क्योंकि पाकिस्तान है एक तरफ और दूसरी तरफ चाइना, जिसके साथ हमारा बॉर्डर पिछले 2 सालों में काफी ज्यादा एक्टिव हो रखा है। गलवान वैली इंसिडेंट, अरुणाचल में आए दिन झड़प और अदरवाइज भी चाइना और इंडिया की जो एक स्ट्रेन्ड रिलेशंस चल रहे हैं वो पूरी दुनिया में जग जाहिर है। तो हमें अपनी डेटरेंस को बनाने के लिए कहीं ना कहीं अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को भी इंप्रूव करने की जरूरत है। इसी के साथ साथ रशिया में भी नहीं, हाँ, इंडिया, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया में ये ट्रेंड है। राइट, रशिया में भी हम एक ग्रोथ देख सकते हैं, लेकिन ये ग्रोथ कहीं ना कहीं मॉडरेट पेस पे है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। इसका कारण ये है कि रशिया के पास ऑलरेडी बहुत सारे न्यूक्लियर आर्सेनल है जो इसने कोल्ड वॉर के समय पर बना रखे थे। अब यूक्रेन की वॉर के चलते इसे अपनी डिटरेंस और बढ़ानी है, तो इसलिए ये इंक्रीज तो कर रहा है, लेकिन उसकी पेस नॉर्मल है। यूएस, यूके, फ्रांस एंड इजराइल, इसमें इंक्रीज देखने को नहीं मिला, बट अगेन इनके पास भी इतने आर्सेनल है कि ये अपना वो नंबर मेंटेन करके रख रहे हैं, डिसआर्मामेंट की ओर नहीं जा रहे। तो इसके पीछे क्या कारण है?
कहा जाता है कि जो हमारे पिछले 30 सालों में एक डिसआर्मामेंट का ट्रेंड देखने को मिला था पूरी दुनिया में, वो अब खत्म हो रहा है एंड कंट्रीज दे आर एक्चुअली गोइंग टू क्रिएट मोर एंड मोर न्यूक्लियर वॉरहेड्स। क्या रीजन है इसका? इसके पीछे क्या मेन फैक्टर्स हैं? इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, और अगर नहीं रोका तो क्या हो सकता है? ये डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले आप सभी कैंडिडेट्स को और एस्पिरेंट्स को मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस एग्जाम के डायनामिक्स को समझते हुए आप इसकी हर स्टेज को ड्यू इंपॉर्टेंस दें। आपकी तैयारी बैलेंस तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि दिन में अगर आप 3 मील करते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, तो इसका मतलब ये नहीं कि ब्रेकफास्ट में ही अपना सारा का सारा खाना खा लिया और पूरा दिन कुछ नहीं किया। ऐसे एक हेल्दी बॉडी नहीं बनती। उसी प्रकार से यूपीएससी की तैयारी में तीनों स्टेजेस में एडिक्वेट अटेंशन देने की जरूरत है और हर स्टेज की स्पेसिफिक डिमांड को समझते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए टीम स्टडी आईक्यू ने प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच इनिशिएट किया है। ये एक ऑल इंक्लूसिव बैच है जिसमें सभी स्टेजेस के लिए सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपकी लाइव क्लासेस होंगी, आपका फाउंडेशन कोर्स होगा, आपको मेंटोरशिप मिलेगी, फिजिकल बुक्स मिलेंगी जो कि आपके घर पर होम डिलीवर्ड रहेंगी। इसी के साथ साथ प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज विद वीडियो सॉल्यूशन, ये सब आपको दिया जाएगा। इवन प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा बिफोर योर प्रीलिम्स 2024, और कोई एडिशनल चार्जेस के लिए नहीं लिया जाएगा। मेंस में अगर आप प्री क्लियर कर लेते हैं और P2I में एनरोल्ड हैं, तो उस सिचुएशन में व्हाट यू विल गेट इज के मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम का पार्ट बनेंगे। दिल्ली में फैकल्टी मेंबर्स के क्लोज कांटेक्ट में रहकर आप अपनी आंसर राइटिंग स्किल्स को बहुत अच्छे से निखार सकते हैं, और इसी के चलते मेंस में सिलेक्शन काफी आसान हो सकती है। मेंस का क्रैश कोर्स भी मिलेगा जिसमें 300 से ज्यादा टॉपिक्स को 360 डिग्री एनालिसिस करके हम इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे दैट वी विल इंश्योर आवर फाइनल सिलेक्शन। अलॉन्ग विद दिस इंटरव्यू की भी भरपूर गाइडेंस दी जाएगी। सो दोस्तों, इसका नया बैच 19 जून से स्टार्ट हो रहा है। शाम 6 बजे की क्लासेस हैं। आई विल बी देयर इन दिस बैच। हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, और क्योंकि 1 साल से कम समय रह गया तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसमें एनरोल टाइमली कर लें। कोर्स की वैलिडिटी 2 साल की रहेगी। क्लासेस लगभग 2.5 से 3 घंटे के बीच में रहेंगी एंड नो नॉनसेंस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। लाइव सेशन में आप डाउट भी पूछ सकते हैं, और अगर ज्यादा डाउट्स हो तो उसके लिए हम स्पेशल सेशन भी रखवा देते हैं। हैविंग सेड दैट, टॉपिक पर वापस आते हैं, मगर उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर मेरे साथ कनेक्ट नहीं किया अभी तक तो अब कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे इस क्यूआर कोड को स्कैन करके या hello.chandan sharma को सर्च करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम पे दिस इज द क्यूआर कोड एंड चंदन लर्निंग, यहां पर मेरे साथ कनेक्ट कीजिए। एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं शेयर करता रहता हूं, पीडीएफ, पीपीटी, एवरीथिंग यू विल गेट देयर। चलिए, अब देखो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि यूएस, यूके, फ्रांस एंड इजराइल, इन्होंने अपना बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं दिखाया और एक ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। 30 साल से डिसआर्मामेंट की तरफ बढ़ रहे थे, अब एक रिवर्स ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है जहां पे वापस न्यूक्लियर वॉरहेड्स का नंबर बढ़ने वाला है। यहां पर आपको यह भी मैं बताना चाहूंगा कि पूरी दुनिया में जितने न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, चाइना इंक्रीज अब कर रहा है, लेकिन कोल्ड वॉर में यूएस और रशिया के बीच में आर्मामेंट रेस चल रही थी, आर्म्स रेस चल रही थी, जिसमें इन्होंने इतने न्यूक्लियर वॉरहेड्स बना लिए कि हमारी पूरी दुनिया के 90% वॉरहेड्स इन्हीं दो कंट्रीज के पास हैं। यूएस के पास 5,000 से ज्यादा और रशिया के पास लगभग 6,000 के आसपास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और ये चाहें तो दुनिया को कई बार, ठीक है, एक एस्टिमेट ने बताया कि यूएस अगर चाहे तो दुनिया को 14 बार डिस्ट्रॉय कर सकता है, इतने वॉरहेड जिसके पास हैं, राइट। तो यहां पर अब हमें समझने की बात यह है कि इस रिवर्सिंग ट्रेंड का कारण क्या है। विशेषज्ञों की अगर माने, बहुत से विशेषज्ञों ने एक कर्सरी लुक या प्राइमा फेसी रीजन ये दिया है कि यूक्रेन के साथ चलती वॉर की वजह से डिप्लोमेटिक रिलेशंस में कड़वाहट आनी स्टार्ट हुई है। वेस्ट और ईस्ट एक दूसरे को विश्वास के साथ नहीं देख पा रहे, जो किसी समय पर यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन के बाद यह विश्वास बनना शुरू हुआ भी था। इसके चलते कई सारे जो डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजिक ट्रीटीज थी वो ब्रेक डाउन हो रही हैं, जैसे कि बायलेटरल स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी डायलॉग, ये यूएस ने किया था, और इसमें इसने ये फैसला किया था कि अपना आर्म्स की जो नंबर है, यानी कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स या इस तरह के स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं, इसके नंबर को रिड्यूस करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं एक वेपन इफेक्ट होता है। घर में अगर दुनाली पड़ी है आपके, कभी ना कभी तो चलाने का मन करेगा, राइट। तो उस चीज को, ताकि ये यहां पर वेपन इफेक्ट ना आए कि जस्ट बिकॉज हमारे पास वेपन है तो इसको यूज भी हम करेंगे, वो चीज घटाने के लिए और एक ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए दैट नहीं, ये वेपन्स हमने रखे हैं बट इसको ऐसा नहीं कि कभी भी कहीं भी फोड़ देंगे। तो इसके चलते इस तरह के डायलॉग्स यूएस ने इनिशिएट किए थे, बट अब इसने अपना ये डायलॉग सस्पेंड कर दिया है। इसी के जवाब में मॉस्को ने भी पिछले फरवरी, जब यूक्रेन के साथ वॉर हुई थी, इसने अपनी 2010 की न्यू स्टार्ट ट्रीटी से अपनी पार्टिसिपेशन को सस्पेंड कर दिया है, जो कि बेसिकली स्टार्ट स्टैंड्स फॉर स्ट्रेटेजिक रिडक्शन ऑफ आर्म्स, ठीक है।
स्ट्रेटेजिक आर्मामेंट्स जो आपके हैं उसको रिड्यूस करना है। तो क्योंकि इसने वापस ले लिया अपने मेजर्स को, तो दैट इज वाई रशिया और यूएस अब इनके पास खुली छूट है, जितने मर्जी न्यूक्लियर वेपन्स बनाओ। पूरी दुनिया के ऊपर ये संकट बन सकता है, क्योंकि अगर ये दोनों भिड़ गए आपस में, चाइना अगर कूद गया, तो वर्ल्ड वॉर 3 बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और कई जियोपॉलिटिक्स के गुरु हमें ये भी कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 एक्चुअली होगी जरूर। अभी एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि कब होगी, और कहते हैं कि ये सिर्फ ग्रेस पीरियड चल रहा है। बट लेट अस सी एंड लेट अस होप कि हमारे लीडर्स, वर्ल्ड लीडर्स शांति बनाए रखें और अपनी सद्बुद्धि का उपयोग करें। अब देखो यहाँ पे इन बिटवीन द लाइंस अगर हम पढ़ें, कहने वाले कहते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो डिप्लोमेटिक रिलेशन स्ट्रेंड हुए हैं, दैट इज द रीजन फॉर दीज फेल्ड स्ट्रैटेजिक ट्रीटीज, और इसी की वजह से नंबर ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड्स बढ़ रहा है। बट वॉर पिछले साल हुई थी। अगर वॉरहेड्स बनाने होते हैं, ओवरनाइट नहीं बनते वॉरहेड्स, ग्रेजुअली बनते हैं। तो जिस तरीके से ये एक जंप देखने को मिला है हमें पिछले 1 सालों में कि 86 वॉरहेड्स न्यू बन चुके हैं, और हो सकता है कि एक्चुअल नंबर इससे ज्यादा हो, तो ये क्लियरली बताता है कि वॉर सिर्फ एक प्रिटेक्स्ट है। हो सकता है ये कंट्रीज पहले से ही अपने वॉरहेड्स बना रहे हैं, बस डिक्लेयर इन्होंने अभी किया। तो एक ये भी चिंता की बात यहां पर व्यक्त की गई है। अब इस सारी कहानी में चाइना के ऊपर जरा वापस आते हैं और चाइना के बारे में जानते हैं कि इस पर्टिकुलर कंट्री के साथ वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इसके वॉरहेड्स को पुश दे रहे हैं, एंड व्हाई चाइना इज ट्राइंग टू इंक्रीज एंड एनहांस इट्स आर्सेनल। तो देखो दोस्तों, चाइना ने अपना सबसे पहला न्यूक्लियर टेस्ट 1964 में किया था, 16 अक्टूबर। डोंगफेन 1 नाम की मिसाइल थी, और डिवाइस 596 जो न्यूक्लियर फिजन डिवाइस था, उसका प्रयोग किया गया था। और इसके बाद चाइना दुनिया का 5वां कंट्री बना जो कि न्यूक्लियर कैपेबल पावर बना। ठीक है, तो उसके बाद से देखो, चाइना ने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के ऊपर अपना मंजूरी दी हुई है। चाइना भी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को एक्सेप्ट करता है कि अगर कभी लड़ाई हुई, हम सबसे पहला अटैक नहीं करेंगे अनलेस हम पर किसी ने अटैक ना किया। तो इसी के चलते इसने अपना ट्रायड, न्यूक्लियर ट्रायड डेवलप करके रखा है। इसका मतलब यह है कि आप लैंड, हवाई जहाज का इस्तेमाल करके वाया एयर, और न्यूक्लियर सबमरीन का इस्तेमाल करके समुद्र से न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं। मान लो किसी ने बीजिंग के ऊपर ये अटैक कर दिया, तो उस केस में डेटरेंस बनाए रखने के लिए इनके पास सबमरीन्स हैं जो इंडियन ओशन में और साउथ चाइना सी में मंडराती रहती हैं। वो कहीं से भी इन वॉरहेड्स को लॉन्च करके जिसने इन पर अटैक किया उसके ऊपर जवाबी कार्रवाई कर सकती है। तो कहीं ना कहीं ये खतरा बना हुआ है, इसलिए इनका मानना है कि शायद हम पर कोई अटैक नहीं करेगा, क्योंकि सेकंड हिट कैपेबिलिटी हमारे पास है। हवाई जहाज का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और इनके लैंड के ऊपर भी कई सारे मिसाइल सीलोज हैं। अलॉन्ग विद दिस, इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी को रेटिफाई नहीं किया, जो कि कहती है कि लैंड, एयर, अंडर द लैंड, इन द वाटर और अंतरिक्ष में भी आप न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बेसिकली न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को रोकने के लिए ट्रीटी है जो कि चाइना ने साइन नहीं की, और चाइना न्यूक्लियर वेपन स्टेट तो है ही। ठीक है, तो यहां पे अब रीजन बेसिकली क्या है कि चाइना क्यों वॉरहेड्स बढ़ा रहा है। यूएस और वेस्ट जिस तरीके से इसको काउंटर कर रहे हैं, हर चीज में इनसिक्योर फील कर रहे हैं, हर चीज में, वो चीज चाइना को कहीं ना कहीं इनसिक्योर कर देती है। खुले आम ये बोलते रहना कि एक ब्रिंग बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव बता दिया है। ठीक है, और वेस्ट के हिसाब से ब्रिंग बैक बेटर वर्ल्ड है क्या, जहां पे चाइना इतना पावरफुल नहीं है। अब ऐसी चीजें यार चाइना सुनेगा, वो कहेगा कि क्या यार, इज्जत ही नहीं कोई है मेरी। तो इस वजह से ये जो डेवलपमेंट्स कर रहा है, ये वो इज्जत पाने के लिए कर रहा है कि थोड़े मेरे राइवल्स मेरी रिस्पेक्ट करें, हल्के में ना लें। अपने आप को लेट 80 से लेके 2010 और 2015 तक चाइना ने खुद को बिल्ड किया, राइट। बिल्ड करने के बाद इकोनॉमिकली तो पावरफुल बन गया, लेकिन उस इकोनॉमिकली पावरफुल होने की वजह से इसको जहां लगा था कि मुझे अब इज्जत मिलेगी, वहां पर जलन होनी शुरू हो गई वेस्ट को। और इस जलन के चलते ये कह रहा है कि मैं भी न्यूक्लियर वेपन बढ़ाता हूं, फिर देखता हूं कि कौन मेरे को ऐसे ताने मारता है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं चीज हो रही है। ठीक है, बड़ा ही सास बहू टाइप का आपको ये पूरा सिनारियो दिख सकता है, बट कहीं ना कहीं ये है। अब इसने अपने 200 नए मिसाइल सीलोज बढ़ाए हैं। तो चाइना 200 नए मिसाइल सीलोज बना के एक तरीके से खुद को कहीं ना कहीं तैयार कर रहा है किसी वॉर के लिए, या फिर अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है ताकि एक डेटरेंस बनी रहे कि बहुत ज्यादा तंग करोगे मुझे तो ये 200 वॉर सीलोज हैं, कहीं पे भी गिरा दूंगा। ठीक है, तो ये चीज हो रही है कहीं ना कहीं, राइट। इसी के साथ साथ इज्जत पाने के लिए तो ये चेष्टा है ही, और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखो दोस्तों, चाइना डेमोक्रेटिक नहीं है। चाइना की मीडिया को वहां की सरकार कंट्रोल करती है। अगर चाइना की मीडिया में सभी तरह के विशेषज्ञ अपना ओपिनियन दे पाते, तो वो हमेशा चाइना को सही सलाह दे पाते। ठीक है, मल्टीप्लिसिटी होती है ना जहां पे ओपिनियन की, तो एक ऑल्टरनेट व्यू पॉइंट मिलता है। चाइना को अगर डेमोक्रेसी होती, डेमोक्रेसी की वजह से ये सलाह दी जा सकती थी कि ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड बढ़ने की वजह से व्हाट कैन हैपन इज
कि आप अपने राइवल्स को और ज्यादा उकसा रहे हो। तो चीजों को एस्केलेट नहीं करना चाहिए, रादर यू शुड सिट ऑन अ बेंच, एक दूसरे के साथ बात करो, जो भी इनसिक्योरिटीज है सामने वाले की वो समझो, अपनी इनसिक्योरिटीज बताओ, एक कॉमन ग्राउंड आइडेंटिफाई करो और आगे बढ़ो। आप बात कर नहीं रहे और अपने न्यूक्लियर वॉरहेड बढ़ाते जा रहे हो, कोई बताने वाला भी नहीं है क्योंकि मीडिया कंट्रोल्ड है गवर्नमेंट द्वारा। तो एक रीजन ये भी है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये मेंस में जरूर लिखना। आप में से जो भी लोग मेंस लिखने लगे हैं वो मेंस में ये जरूर लिख सकते हैं कि लैक ऑफ डिस्कशन एंड लैक ऑफ डेमोक्रेसी इन चाइना, ये भी कहीं ना कहीं कारण बनता है जिससे कि चाइना एक एग्रेसिव स्टांस लेता है हर चीज में। अगर डेमोक्रेसी होती तो इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं लगामें होती, जहां पर ये अननेसेसरी इनजस्टिस करता है और एग्रेशन दिखाता है। ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट। एंड इसी के साथ साथ अब ये जानना जरूरी है कि चाइना को तो देखो बहुत ज्यादा ताकतवर है ही, क्या इंडिया इसका सामना कर सकता है, या इंडिया के पास सेकंड हिट कैपेबिलिटी है, क्योंकि नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन तो हम भी अपनाते हैं। तो देखो दोस्तों, इंडिया के पास ऑन रिकॉर्ड 164 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, तो इतने बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन इतने हैं कि हम एक डेटरेंस बना के रख सकते हैं कि अगर कोई हम पर अटैक करने की बात करे तो हमारे पास एक नहीं, ऐसा नहीं कि एक मिसाइल फेंकेंगे उसके बाद खत्म, हमारे पास 164 मिसाइल हैं। राइट, तो हम जवाब देने में सक्षम हैं। तो इसलिए फर्स्ट यूज सोच समझ के करना, क्योंकि सेकंड यूज हमें भी करना आता है। राइट, तो ये कहीं ना कहीं एक चीज है। राइट, तो यहां पर इंडिया कर क्या रहा है, इंडिया ने कहा है कि मुझे अपने वॉरहेड्स नहीं बढ़ाने, मुझे अपना डिलीवरी सिस्टम इंप्रूव करना है। मेरे पास वॉरहेड्स हैं जितने मुझे चाहिए, नाउ दीज वॉरहेड शुड बी एबल टू डिलीवर, यानी कि चाइना के किसी भी शहर में हम इस रेंज, इस मिसाइल को या इस वॉरहेड को पहुंचा सकें। राइट, या और भी दुनिया में कहीं पे अगर जरूरत पड़ती है, कभी कभी ना पड़े इस चीज की जरूरत, बट अगर पड़ती है, वो डेटरेंस बनाने के लिए ये अपने डिलीवरी सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें कि रोबस्ट और अश्योर्ड सेकंड हिट कैपेबिलिटी इसको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो रिसेंटली जो प्री इंडक्शन नाइट लॉन्च हुआ था अग्नि प्राइम मिसाइल का, ठीक है, ये अग्नि प्राइम मिसाइल लगभग 1000 से 2000 किलोमीटर की रेंज है और ये चाइना के किसी भी शहर को अटैक कर सकती है। ठीक है, और 1000 से 2000 किलोमीटर की रेंज क्या, इसमें क्या है कि एक बार लॉन्च हुई ना मिसाइल, तो ये कई सारे एक साथ न्यूक्लियर मिसाइल्स लॉन्च कर सकता है, यानी एक बार हवा में उड़ गया, उसके बाद अगर हमने 5-6 शहरों को टारगेट करना है, दिस वन सिंगल मिसाइल कैन डू दैट। और वो 5-6 शहर ऐसा नहीं कि बहुत पास पास है, नहीं, 1000-1500 किलोमीटर की दूरी पे है, तब भी ये उसको टारगेट कर सकते हैं। तो दिस इज अ लीथल वेपन। ठीक है, तो एक्चुअली ये इंडिया की सेकंड हिट कैपेबिलिटी और डेटरेंस को बढ़ाता है। इसी के साथ साथ ये भी बता दूं कि अग्नि प्राइम जो है, हमारी पूरी अग्नि सीरीज में सबसे ज्यादा लाइट और सबसे छोटा है, और कैनिस्टर बेस्ड लॉन्च सिस्टम है। राइट, जिसका मतलब बेसिकली ये है कि इसको लॉन्च करना काफी आसान है, काफी लंबी रेंज पकड़ सकता है। और हमारी अग्नि 5 जो है उसके साथ सिमिलर सिस्टम है, और अग्नि 5 की रेंज भी क्या है, 5000 किलोमीटर की है, और अग्नि 5 स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के साथ इंडक्ट या कमीशन बहुत जल्द होने वाला है। तो बेसिकली हमारी कैपेबिलिटी अच्छी खासी है। और अग्नि 5 में भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक बार लॉन्च किया, मल्टीपल टारगेट्स को ये हिट कर सकता है। सो वी हैव गुड कैपेबिलिटी। हमारी वीकनेस एक्चुअली कहां पर आती है, थर्ड लेग ऑफ द ट्रायड में। हम इन मिसाइल्स को लैंड सीलोस के द्वारा, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की लैंड सीलो से निकली, अंतरिक्ष में गई या हवा में गई, ठीक है, ऑल्टीट्यूड पकड़ा, उसके बाद मल्टीपल टारगेट्स को हिट कर दिया। एयरप्लेन पर भी लोड करके हम अटैक कर सकते हैं। हमारी वीकनेस है सबमरीन, यानी कि नेवी। नेवी में क्या है कि हमारे पास सिर्फ एक फुली ऑपरेशनल न्यूक्लियर सबमरीन है जिसमें न्यूक्लियर टिप्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन इस मिसाइल की रेंज बहुत कम है, 750 किलोमीटर। इंडियन ओशन रीजन में अगर ये मंडराती है सबमरीन, तो हर जगह को टारगेट नहीं कर सकती। ठीक है, मान लो अगर हमें कभी, भगवान कभी ना करे, जरूरत पड़े, लेकिन अगर हमें अटैक करना पड़ता है, 750 किलोमीटर बहुत ज्यादा कम रेंज है। ठीक है, और उसमें यूज भी क्या होता है, K-15 न्यूक्लियर मिसाइल्स, पुरानी टेक्नोलॉजी है थोड़ी। राइट, तो चाइना, यूएस, रशिया, इन सभी देशों के पास ऐसी मिसाइल्स हैं जो सबमरीन से लॉन्च हो सकती हैं और 5000 किलोमीटर प्लस की रेंज है। तो इंडिया को यहां पर अपने आप को इंप्रूव करने की जरूरत है। आने वाले समय में पता लगेगा कि हम यहां पर कैसे रीच करते हैं। डीआरडीओ दिन रात लगी हुई है इस लेक्यूना को प्लग करने में। सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस, एंड वी सिंसियरली बिलीव एंड सिंसियरली होप कि सभी कंट्री के लीडर्स अपने आप में एक दूसरे के साथ इस तरह से शांति बनाए रखेंगे कि भले ही हमारे पास ये हथियार हैं, लेकिन ये हथियार कभी भी यूज ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली सफर कोई नहीं करने वाला, सफर आप और हम जैसे आम लोग करेंगे। ठीक है, ये लीडर सफर नहीं करेंगे, आप और हम जैसे आम लोगों की जिंदगी खराब हो सकती है। सो आई सिंसियरली होप दैट वॉर डज नॉट हैपन। आपके यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक मेंस का सवाल, एनालाइज द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज फेस्ड बाय इंडिया इन इफेक्टिवली एड्रेसिंग न्यूक्लियर थ्रेट्स considering the factors such as regional rivalries, modernization of nuclear arsenals and doctrine of no first use। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपको इस आंसर को
लिखना है, डू ट्राई इट आउट एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोर्सेज में एनरोल करने के लिए CS लाइव कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। दैट्स ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।